बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज चैप्टर नंबर 23 दैट इज स्पाइनल कॉर्ड इन जनरल। सबसे पहले एमसीक्यूज में दिया हुआ है कि जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसका कर्वेचर अगर साइड के ऊपर होगा तो हम स्कोलियोसिस कहते हैं। अब तीन तरह की कंडीशंस होती हैं वर्टेब्रल कॉलम की, एक स्कोलियोसिस होती है, एक लॉर्डोसिस होती है, एक किफोसिस होती है। स्कोलियोसिस का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो एक साइड, वर्टेब्रल कॉलम एक साइड पे कर्व कर गया है। किफोसिस के अंदर आपकी जो है वो अपर बैक जो होती है वो एबनॉर्मली राउंड शेप में कर्व कर जाती है और आपका अपर बैक जो है वो उसका एंगल 50 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। और लॉर्डोसिस के अंदर आपकी जो लोअर बैक होती है वो इन्वर्ट चली जाती है। अब जो किफोटिक कर्व होता है या जो आपका किफोसिस होती है उसके जो कनकेव होती है एंटीरियरली और कन्वेक्स होती है पोस्टीरियरली, और जो लॉर्डोसिस होती है वो आपकी कन्वेक्स होती है एंटीरियरली और कनकेव होती है पोस्टीरियरली। अब यहाँ पे शेप भी शो की हुई है कि अगर आपकी कमर एक तरफ कर्व कर जाती है दैट इज स्कोलियोसिस, अगर आपकी अपर बैक ज़्यादा कर्व कर जाती है और आपको हम सा बन जाता है दैट इज किफोसिस, और अगर आपकी लोअर बैक बहुत ज़्यादा इन्वर्ट चली जाती है दैट इज लॉर्डोसिस। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यों दिया हुआ है कि आपके जो दो वर्टिब्रा होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। किस चीज़ से? जो लेमिना होते हैं दो वर्टिब्रा के वो लिगामेंटम फ्लावम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब जो आपका जब आप नेक को बहुत ज़्यादा हाइपर फ्लेक्स करते हो तो आपका पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट डैमेज हो जाता है, और जब आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड करते हो नेक को, या जो हाइपर एक्सटेंशन होती है नेक को, वो प्रिवेंट करता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। अब वो लिगामेंट जो कि डेंस ऑफ एक्सिस को अगेंस्ट एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस होल्ड करता है दैट इज ट्रांसवर्स लिगामेंट। जो वर्टेबल बॉडीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट से। वर्टिब्रा एक पोजीशन के अंदर रहते हैं किन लिगामेंट्स के थ्रू? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के थ्रू। वर्टिब्रा आपस में ज्वाइंट होते हैं, उनके जो वर्टिब्रा के जो लेमिना होते हैं वो लेमिना आपस में ज्वाइंट हुए होते हैं लिगामेंटम फ्लावम से। अब वर्टिब्रास के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका फीचर होता है ना C1 वर्टिब्रा का, इसकी वर्टेबल बॉडी नहीं होती है। जो C1 वर्टिब्रा है जिसको हम एटलस कहते हैं उसके अंदर कोई स्पाइन नहीं होती है, कोई बॉडी नहीं होती है। जो C2 वर्टिब्रा होता है उसके पैग लाइक ऑडेंटॉइड प्रोसेस होता है। जो C7 वर्टिब्रा होता है उसका लॉन्गेस्ट स्पाइनस प्रोसेस होता है। अब जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो हार्ट शेप्ड होते हैं, क्योंकि आपने इस तरह से निमोनिक याद रख लेंगे, थोरिक्स में आपका हार्ट है तो हार्ट शेप वर्टिब्रा होंगे। और लंबर के अंदर आपकी किडनी होती है। अब लंबर के अंदर आपकी किडनी होती है तो वो किडनी शेप्ड होती है। अब जब आपका फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, जब आपके L1 का डैमेज होता है, पहला लंबर वर्टिब्रा डैमेज हो जाने की वजह से आपको कोनस मेडुलैरिस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। C7 वर्टिब्रा की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है इसकी लॉन्गेस्ट स्पाइन होती है। पेशेंट की डेथ हो गई है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, तो उसका जो ब्रोकन पीस था वर्टिब्रा का उसने स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दिया, तो कौन सा वर्टिब्रा टूटेगा जिसकी वजह से पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी? दैट इज एक्सिस वर्टिब्रा, दैट इज C2 वर्टिब्रा। C1 वर्टिब्रा या एटलस के अंदर बॉडी एब्सेंट होती है। जो एटलस वर्टिब्रा होता है उसका स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता है। अब जो आपका सेकंड वर्टिब्रा होता है वो किस तरह से डिफरेंट होता है? बिकॉज जो आपका सेकंड वर्टिब्रा होता है उसके अंदर ऑडेंटॉइड प्रोसेस होता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर कौन सा वर्टिब्रा होता है जो अपने से ऊपर वाले वर्टिब्रा की बॉडी बनाता है? दैट इज C2 वर्टिब्रा, क्योंकि C1 वर्टिब्रा की तो अपनी कोई बॉडी नहीं होती है। जो फर्स्ट कॉक्सीजियल सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का कॉरेस्पॉन्ड करता है कौन से वर्टिब्रा के साथ? L1 वर्टिब्रा के साथ। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जो आपका कॉक्सीजियल सेगमेंट है वो L1 वर्टिब्रा के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। अब जो L1 वर्टिब्रा होता है जब वो फ्रैक्चर हो जाता है तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा? आपका कॉनस मेडुलैरिस डैमेज हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के डैमेज हो जाने की वजह से आपको कॉलस मेडुलैरिस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। रिगार्डिंग द C2 वर्टिब्रा विच इज ट्रू, इसके अंदर आपका ऑडेंटॉइड प्रोसेस होता है। C2 वर्टिब्रा के अंदर ऑडेंटॉइड प्रोसेस होता है। जो टाइप ऑफ जॉइंट आपके वर्टिब्रास के दरमियान में होता है दैट इज सिम्फिसिस। ठीक है, इट ऑल्सो कम्स एज जो इंटरवर्टेबल डिस्क होती है वो कौन सा जॉइंट होती है? वो सिम्फिसिस होती है। इंटरवर्टेबल डिस्क के अंदर आपका सिम्फिसिस जॉइंट होता है, और जो जॉइंट आपका दो वर्टिब्रा के दरमियान में होता है वो भी आपका सिम्फिसिस होता है। जो लंबर वर्टिब्रा होता है वो आपके एक्सटेंसर्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। अब जो ब्लड सप्लाई होती है स्पाइनल कॉर्ड की वो स्पाइनल आर्टरी से आती है। जो रिगार्डिंग स्पाइनल नर्व या आपके इंटरवर्टेबल फोरामिना के अंदर बनती है स्पाइनल नर्व। न्यू बॉर्न्स के अंदर जब आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन लोगे तो उसका C शेप्ड हमें वर्टेब्रल कॉलम नजर आता है, कनकेव इनसाइड होता है। न्यू बॉर्न्स का वर्टेब्रल कॉलम C शेप्ड होता है। अब यहाँ पे था कि आपका जो ब्लड सप्लाई थी स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल आर्टरी होती है। जो स्पाइनल नर्व होती है वो इंटरवर्टेब्रल फोरामिना से बनती है। एक न्यू बॉर्न बच्चे का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे तो हमें C शेप वर्टेब्रल कॉलम नजर आता है जो कि कनकेव होता है इनसाइड। जो फीमेल का पेल्विस होता है वो टिल्टेड होता है वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। फीमेल का पेल्विस जो एंटीरियर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर टिल्टेड होता है वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर। अब हम प्लेन्स पढ़ते हैं। जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है जो आपके पाइलोरस ऑफ द स्टमक से पास करता है वो L1 के लेवल के ऊपर होता है। अब वर्टिब्रा का लेवल पढ़ेंगे, लैंडमार्क पढ़ते हैं और इंटरनल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले जो C3 होता है वर्टिब्रा का लेवल, वहाँ पे आपकी हियोइड बोन होती है। C3 के लेवल के ऊपर आपकी हियोइड बोन होती है। C4 के लेवल के ऊपर आपका जो थायराइड कार्टिलेज का सुपीरियर बॉर्डर होता है, और जो सुपीरियर बॉर्डर जहाँ पे आपके थायराइड कार्टिलेज का होता है वहीं पर आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट करती है। C6 के लेवल पे आपका क्रीकॉइड कार्टिलेज होता है। यहाँ पे आपका लेरिंग्स एंड होता है तो आपकी ट्रेकिया स्टार्ट होती है, फेरिंग्स एंड होता है तो आपका इसोफेगस स्टार्ट होता है, और साथ आपकी जो इंफीरियर लेरिंजियल नर्व होती है वो लेरिंग्स के अंदर एंटर करती है।
उसके बाद C7 के ऊपर आपकी वर्टिब्रा की प्रोमिनेंस होती है। हमने पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट स्पाइनस प्रोसेस होता है C7 वर्टिब्रा का। यहाँ पे आपका इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता है। जो सुपीरियर थायराइड कार्टिलेज था वो आपका C4 के लेवल पे था और जो इस्थमस होता है वो C7 के लेवल पे होता है थायराइड ग्लैंड का। अब जो T1 होता है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम और क्लेविकल का जॉइंट आपके T1 के लेवल के ऊपर होता है और यहाँ पे आपकी एपेक्स ऑफ द लंग की हाईएस्ट पॉइंट होता है। T2 के लेवल पे आपकी जगुलर नॉच होती है। T4 के लेवल पे एंगल ऑफ लुई होता है। यहाँ पे आपकी जो सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टम होती है वो डिवाइड करती है T4 के लेवल के ऊपर। T4 के लेवल के ऊपर आपका एंगल ऑफ लुई होता है। यहाँ पे आपका असेंडिंग एओर्टा एंड करता है, आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट होती है। आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट होती है, असेंडिंग एओर्टा एंड करते हैं और आपका डिसेंडिंग एओर्टा भी यहीं से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपकी ट्रेकिया की बाइफिकेशन होती है T4 के लेवल के ऊपर। ट्रेकिया बाइफिकेट करती है T4 के लेवल के ऊपर जो कि आपका एक एंगल ऑफ लुई होता है, इसे स्टर्निक एंगल कहते हैं। यहाँ पे आपकी सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टम आपकी डिवाइड होती है, असेंडिंग एओर्टा आपका एंड करता है, आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट होती है, साथ आपका डिसेंडिंग एओर्टा भी जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट भी होती है और एंड भी होती है और डिसेंडिंग एओर्टा आपका स्टार्ट हो जाता है और बाइफिकेशन होती है ट्रेकिया की। उसके बाद जो T8 होता है वहाँ पे आपकी इंफीरियर वेना कैवा आपके एंटर करती है, डायफ्राम से पास करती है। T10 के लेवल के ऊपर आपके एसोफेगस पास करता है डायफ्राम से। T12 के लेवल के ऊपर आपकी एओर्टिक ओपनिंग होती है जिसमें हमने पढ़ा था कि एओर्टा आपके डायफ्राम से पास करता है, थोरैसिक डक्ट पास करती है डायफ्राम से और साथ आपकी एजाइगस वेन पास करती है। L1 जो होता है आपका ट्रांस पाइलोरिक प्लेन होता है, यहाँ पे आपका पाइलोरस ऑफ स्टमक होता है। डिडुनो जजनल फ्लेक्चर होगा कि डिडुनम और जजनम का जो फ्लेक्चर होता है वो भी L1 के लेवल के ऊपर होता है। ओरिजिन होता है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी का नंबर 1 वर्टिब्रा के लेवल के ऊपर। कॉक्सिजल लिगामेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती है एडल्ट्स के अंदर L1 के लेवल के ऊपर। उसके बाद जो L2 होता है वहाँ पे सिस्टाना काइली आपकी एंड कर जाती है, थोरैसिक डक्ट आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, थोरैसिक डक्ट आपकी जो स्टार्ट हो रही है वो आपके L2 लेवल से स्टार्ट हो रही है, साथ आपकी एजाइगस वेन और हेमी एजाइगस वेन हमें मिलती है और रीनल आर्टरी भी L2 के लेवल पे होती है। अब रीनल आर्टरी भी आके L2 के लेवल पे होती है और L2 के लेवल पे सिस्टाना काइली एंड कर जाती है, थोरैसिक डक्ट स्टार्ट होती है, एजाइगस और हेमी एजाइगस वेन हमें मिलती है, ये स्टार्ट होती है। हेमीजाइगस और एजाइगस वेन आपकी स्टार्ट होगी, साथ आपकी थोरैसिक डक्ट स्टार्ट होगी और रीनल आर्टरी भी आपकी स्टार्ट होती है L2 के लेवल के ऊपर। L3 के लेवल के ऊपर आपकी स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती है बच्चों के अंदर और कोनस मेडुलैरिस होता है बच्चों के अंदर L3 के लेवल के ऊपर। एडल्ट्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड एंड करी थी L1 के लेवल के ऊपर। बच्चों के अंदर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती है L3 के लेवल के ऊपर और कोनस मेडुलैरिस बच्चों के अंदर होता है L3 के लेवल के ऊपर। जो L4 L5 होती है वो आइलिक क्रस्ट होती है। L4 L5 के लेवल पे आपकी आइलिक क्रस्ट होती है, यहाँ पे आपका एओर्टा बाइफरकेट कर जाता है कॉमन आइलिक आर्टरीज के अंदर और जो इंफीरियर वेना कैवा बनती है फ्रॉम कॉमन आइलिक वेन से और यहाँ पे लंबर पंक्चर हम L4 L5 के लेवल पे करते हैं। जो S2 होता है यहाँ पे हमें ड्यूरा, एरेक्नॉइड और सब रेक्नॉइड स्पेस आपकी एंड कर जाती है। S2 के लेवल के ऊपर आपकी ड्यूरा मैटर, आपके रेक्नॉइड स्पेस और जो सब रेक्नॉइड स्पेस होती है वो एंड कर जाती है S2 के लेवल के ऊपर। और जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो एडल्ट्स के अंदर एंड कर रही थी L1 के लेवल के ऊपर और बच्चों के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती है वो L3 के लेवल के ऊपर। नेक्स्ट के साइट ऑफ ट्रेकियोस्टमी क्या होती है एडल्ट्स के अंदर। एडल्ट्स के अंदर जो साइट ऑफ ट्रेकियोस्टमी होती है वो C2 C3 होती है। अगर एक ऑप्शन दिया होगा तो आपने C2 को प्रेफर करना है कि ट्रेकियोस्टमी हम C2 के लेवल पे करते हैं। C2 C3 के लेवल के ऊपर हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं, ट्रेकियोस्टमी को हम प्रेफर करते हैं C2 के लेवल के ऊपर। अब एक एडल्ट का ट्रॉमा हुआ फेस का, उसको ट्रेकियोस्टमी की जरूरत है तो ट्रेकियोस्टमी हम C2 C3 के लेवल के ऊपर करते हैं। ट्रेकिया C6 के लेवल के ऊपर स्टार्ट होती है। हमने पढ़ा था C6 के लेवल के ऊपर क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, वहाँ पे आपका लेरिंग सेंड करता है और ट्रेकिया स्टार्ट हो जाती है, फिर सेंड करता है, इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। ट्रेकिया बाइफरकेट करती है T4 T5 के लेवल के ऊपर। हमने पढ़ा था T4 के लेवल के ऊपर जहाँ पर आपका स्टर्नल एंगल होता है वहाँ पे आपकी ट्रेकिया बाइफरकेट करती है। अब जो ट्रेकिया बाइफरकेट करती है वो T4 के लेवल के ऊपर बाइफरकेट करती है। अब एओर्टा में आ जाएगा, जो डिसेंडिंग एओर्टा होता है वो T4 से राइज करता है। हमने पहले पढ़ा था कि जो T4 का लेवल होता है, जो आपका स्टर्नल एंगल का लेवल होता है, वहाँ पे आपका जो आपकी असेंडिंग एओर्टा है वो एंड कर जाता है T4 के लेवल के ऊपर और आपका जो डिसेंडिंग एओर्टा है वो स्टार्ट होता है और आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट भी होती है और एंड भी होती है। साथ इसकी बाइफिकेशन ऑफ ट्रेकिया भी T4 के लेवल के ऊपर थी और सुपीरियर इंफीरियर मीडियास्टम की डिवीजन भी T4 के लेवल के ऊपर होती है। अब एओर्टा का पूछा है कि जो डिसेंडिंग एओर्टा T4 के लेवल के ऊपर स्टार्ट होता है, जो थोरैसिक एओर्टा होता है वो स्टार्ट होता है T4 के लेवल के ऊपर। ठीक है, थोरैसिक एओर्टा या आपका डिसेंडिंग एओर्टा स्टार्ट होगा T4 के लेवल के ऊपर। एओर्टा ओपनिंग जो होती है ना, एओर्टिक ओपनिंग आपके डायफ्राम के अंदर T12 के लेवल के ऊपर होती है और एओर्टा ओरिजिनेट करता है रीनल आर्टरी से फ्रॉम L2। अब हमने हमने पहले भी पढ़ा था कि जो रीनल आर्टरी होती है वह नंबर 2 वर्टिब्रा के लेवल के ऊपर एओर्टा से निकलती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं वो किस लेवल के ऊपर एओर्टा से निकलती हैं। T5 T6 के लेवल के ऊपर ब्रोंकियल आर्टरीज निकलेंगी और L2 नंबर 2 के लेवल के ऊपर रीनल आर्टरी का ओरिजिन होता है।
जो ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं वो डिसेंडिंग एओर्टा से निकलती हैं, इमर्ज करती हैं T5 T6 के लेवल के ऊपर। ब्रोंकियल आर्टरीज T5 T6 के लेवल पे, और जो आपकी रीनल आर्टरी होती है वो L2 के लेवल पे। जो आर्टरी ऑफ एडम क्यूबिक्स होती है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अराइज करती है एओर्टा से किस स्पाइनल लेवल के ऊपर, T9 से T11। जो T9 T11 स्पाइनल लेवल है वहाँ से आपकी आर्टरी ऑफ एडम क्यूबिक्स अराइज करती है एओर्टा से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो ज़ीफॉइड प्रोसेस होता है वो आपके वर्टिब्रा के T9 लेवल पे होता है। जो ज़ीफी स्टर्नम होती है वो T9 लेवल पे होती है, ज़ीफॉइड प्रोसेस आपका T9 लेवल के ऊपर होता है। जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन था जहाँ से आपके पायलर होता है स्टमक पास करते हैं, वहाँ पे आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आपकी निकलती है और वो L1 लेवल होता है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन लाइज एट विच लेवल, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 के ऊपर आपका ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है, यहाँ से आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ओरिजिनेट करती है एओर्टा से। हमने पढ़ा था कि जो ह्योइड बोन होती है वो C3 के लेवल पे होती है, तो यहाँ पे दिया था कि बॉडी ऑफ द ह्योइड बोन। अब जो बॉडी होती है ह्योइड बोन की वो किस लेवल के ऊपर होती है, इरेक्ट पोजीशन के अंदर C3 के लेवल पे होती है। अब आपने एक CT स्कैन किया है L1 वर्टिब्रा का जो शो कर रहा है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। जब आप CT स्कैन करते हो L1 रीजन का तो हमें सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी नजर आती है कि वो एओर्टा को लीव कर रही है। इसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन जो होती है वो T11 के लेवल के ऊपर होती है। लेफ्ट किडनी का हाइलम नंबर 2 लेवल के ऊपर होता है। अब जो ज़ीफॉइड प्रोसेस होता है वो हमने पढ़ा कि T9 के लेवल के ऊपर होता है, जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है वो L1 के लेवल के ऊपर होता है, जो बॉडी ऑफ ह्योइड बोन होती है वो C3 के लेवल पे होती है। अब आपने CT स्कैन कराया था L1 वर्टिब्रा के ऊपर, आपको जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी मिलती है। इसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन आपकी T11 के लेवल पे होती है। अब लेफ्ट किडनी का जो हाइलम है वो नंबर 2 वर्टिब्रा के लेवल के ऊपर होता है। जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है वो एओर्टा को लीव करती है L1 वर्टिब्रा के लेवल पे। अगर आपको पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास नजर आएगा जिसको हम एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म कहते हैं, वो आपकी मोस्ट कॉमन साइट उसकी T12 होती है, जहाँ पे आपकी एओर्टिक ओपनिंग होती है T12 के लेवल पे, वहीं पे आपको एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म्स मिलते हैं और साथ ही इसमें आपको पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास मिलेगा। लैंडमार्क क्या होता है पेडेंटल नर्व ब्लॉक का, स्केल स्पाइन। स्केल स्पाइन के लेवल के ऊपर हम पेडेंटल नर्व का ब्लॉक करते हैं। जो इस्तेमाल होता है थायराइड ग्लैंड का वो कौन से ट्रेकियल रिंग्स के लेवल पे होता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग के लेवल पे इस्तेमाल होता है थायराइड ग्लैंड होता है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो बाइफिकेट करती है C4 के लेवल पे। जो अपर लेवल है एंटीरियर स्फीरिक आइलिक क्रस्ट का वो L4 होता है। हमने पढ़ा था कि जो आपकी आइलिक क्रस्ट होती हैं वो आपकी L4 L5 के लेवल पे होती हैं। जो L4 होता है वो अपर लेवल जो होगा ना आपकी एंटीरियर स्फीरिक आइलिक क्रस्ट है वो L4 के लेवल के ऊपर होगा। जो इंफीरियर वेना कैवा बाइफिकेट करती है वो आपके एट द लेवल ऑफ L5 के लेवल के ऊपर आपकी इंफीरियर वेना कैवा बाइफिकेट कर जाती है कॉमन आइलिक वेन्स में। जो L1 L2 होते हैं, L1 L2 के लेवल के ऊपर आपका इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस एंड करता है। ऑब्लिक फीचर जो आपको लंग के अंदर नजर आता है वो आपकी T3 और T6 तक होता है, इसे कोस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन पे। कोस्ट्रोकॉन्ड्रल लेवल के ऊपर आपका जो ऑब्लिक फीचर होगा लंग के अंदर T3 T6 के लेवल के ऊपर। जो स्कैपुला की टिप होती है वो आपकी थोरेसिक 7 वर्टिब्रा की बॉडी के लेवल पे होती है। जो स्कैपुला की टिप होती है वो आपकी थोरेसिक 7 T7 बॉडी की T7 वर्टिब्रा की बॉडी के लेवल पे होती है। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो बाइफिकेट करती है थायराइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो थायराइड कार्टिलेज का अपर बॉर्डर होता है, सुपीरियर बॉर्डर थायराइड कार्टिलेज C4 के लेवल पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफिकेट करती है। अब दिया हुआ है कि एक गन शॉट इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड की और जो पर्सन है वो अपनी नी को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे, एक्सटेंसर मसल ऑफ द नी पैरालाइज्ड हो गई, तो कौन सा स्पाइनल सेगमेंट है जो कि इन्वॉल्व होगा। अब हम इंपॉर्टेंट डर्माटोम्स पढ़ते हैं। ग्रेट टो पे आपका L4 डर्माटोम होता है, लिटिल टो पे आपका S1 होता है। S1 आपका लिटिल टो पे होता है, ग्रेट टो के ऊपर आपका L4 होता है। थंब पे आपका C6 होता है, C6 आपके हैंड में जो आपका थंब है उस पर C6 होगा। जो आपकी लिटिल फिंगर होती है और जो रिंग फिंगर होती है इस पर C8 होता है। रिंग फिंगर पे लिटिल फिंगर पे आपका C8 होता है, T1 भी आपका लिटिल फिंगर के लिए होता है। क्लैविकल पे आपका C3 डर्माटोम होता है, अम्ब्लाइकस पे T10 डर्माटोम होता है, निपल्स के लेवल पे T4 होता है, नी के लेवल पे आपका L4 होता है और पेरिनियम के अंदर आपका S2 S3 और S4 होगा। जो डर्माटोम होते हैं थंब के उसमें आपका C6 आता है। C6 आपका डर्माटोम ऑफ थंब होता है। अगर आपको टिंगलिंग सेंसेशन थंब के ऊपर मिल रही है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर तो आपका C6 डर्माटोम इन्वॉल्व होगा। सर्वाइकल एनलार्जमेंट एक्सटेंड करती है C5 से T1 तक। सर्वाइकल एनलार्जमेंट जो होती है C5 से T1 तक होती है। जो डर्माटोम आपके लैटरल साइड ऑफ द रिस्ट के ऊपर होता है दैट इज C6, या आपके जो थंब का डर्माटोम होता है दैट इज C6। L4 डर्माटोम आपकी नी के लेवल के ऊपर, नी के ऊपर आपका L4 डर्माटोम होता है। सेंसरी सप्लाई जो आपकी नेक की है, नेक से कैफ चिन से लेके आपके सुप्रा क्लेविकुलर नॉच तक दैट इज C3 C4। ठीक है, C3 C4 आपकी सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड करता है आपके नेक से लेके आपकी चिन से लेके सुप्रा क्लेविकुलर नॉच तक। आपके नेक की जो सेंसरी सप्लाई है वो C3 C4 करेगा। अब पेरिनियल रीजन का जो डर्माटोम है वो S3 S4 है और जो डर्माटोम आपके लैटरल साइड ऑफ द फुट के ऊपर होता है वो S1 होता है।
अगर एक पेशेंट को बैक पेन हो रहा है, पेन हो रहा है उसके मीडियल काफ के अंदर और मीडियल मैलुलस के ऊपर, जो डर्मेटोम इन्वॉल्व होगा L4, मीडियल साइड ऑफ द लेग के ऊपर आपका L4 है और लैटरल साइड ऑफ द फुट पे आपका S1 होता है. सेंसरी चेंजेस इन अ स्पेसिफिक डर्मेटोम बाय herniated intervertebral disc is due to compression on the nerve, spinal nerves of पोस्टीरियर रूट, स्पाइनल नर्व्स या पोस्टीरियर रूट के कंप्रेस हो जाने की वजह से आपको सेंसरी चेंजेस नजर आते हैं. जब किसी की इंटरवर्टेब्रल डिस्क हर्निएट कर जाती है, उसकी स्पाइनल नर्व कंप्रेस हो रही होती है या उसका पोस्टीरियर रूट कंप्रेस हो रहा होता है. डर्मेटोम जो कि आपके लोअर लेवल ऑफ क्लेविकल के ऊपर होता है टू द स्टर्नल एंगल दैट इज C3 C4. हमने पहले भी पढ़ा था कि आपकी चिन से लेकर सुप्रा क्लेविकुलर नॉच तक आपका डर्मेटोम C3 से 4 है, तो आपके लोअर एंड ऑफ द क्लेविकल से लेकर आपके स्टर्नल एंगल तक भी आपका C3 C4 डर्मेटोम इन्वॉल्व होता है. अब एक पेशेंट है उसको रैश हुआ हुआ है, प्रूराइटिस हुआ हुआ है बिलो द क्लेविकल और स्टर्नल एंगल से अबव, तो डर्मेटोम इन्वॉल्व होगा दैट इज C3 C4. डर्मेटोम जो क्लेविकल के नीचे होता है और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट से अबव होता है दैट इज C3 C4. अब पेन हो रहा है उसे अम्ब्लाइकस के अराउंड, तो कौन सा डर्मेटोम इन्वॉल्व होगा? T10. डर्मेटोम की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है अम्ब्लाइकस के अराउंड वो किस स्पाइनल लेवल के ऊपर होती है? T10 के लेवल पे होती है. अब आते हैं मायोटोम. अब डर्मेटोम और मायोटोम के अंदर ना डिफरेंस होता है. मायोटोम का मतलब होता है कि आपके ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जिनको एक स्पाइनल नर्व इनोवेट कर रही है, और डर्मेटोम का मतलब क्या होता है कि आपकी वो स्किन है, डर्म से स्किन के एरिया ऑफ द स्किन है जिसको एक सिंगल स्पाइनल नर्व जो आपकी इनोवेट करती है. जब आपके गन शॉट इंजरी हुई और आपका नी एक्सटेंड नहीं हो रहा है, आपकी गन शॉट इंजरी हुई, आपका नी एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड लेवल डैमेज होगा वो L2 L3 होगा. अब मायोटोम्स की एग्जांपल यहाँ पे दीनी है कि जो C1 C2 होता है इस पर आपकी नेक फ्लेक्शन और नेक एक्सटेंशन होती है. C6 के लेवल के ऊपर आपकी एल्बो की फ्लेक्शन होती है. C7 के लेवल पे आपकी एल्बो एक्सटेंड करती है, रिस्ट फ्लेक्स करती है और फिंगर की एक्सटेंशन होती है. L2 के लेवल के ऊपर आपकी हिप की फ्लेक्शन होती है और L3 के लेवल के ऊपर आपकी नी की एक्सटेंशन होती है और S2 पे नी की फ्लेक्शन होगी. S2 नी फ्लेक्शन, L3 नी एक्सटेंशन, L2 पे हिप फ्लेक्शन, C7 के ऊपर आपकी एल्बो एक्सटेंड करती है, रिस्ट फ्लेक्स करेगी, फिंगर एक्सटेंड करती है. C6 पे आपकी एल्बो फ्लेक्स करती है और C1 C2 के लेवल पे नेक फ्लेक्स करती है और एक्सटेंड करती है. अब जो अपेंडिसाइटिस का हम रेफर पेन पढ़ते हैं, जो पेन रेफर हुआ है शोल्डर के ऊपर, तो शोल्डर के ऊपर जो पेन रेफर होता है वो C3 C4 C5 फ्रेनिक नर्व से जाता है. अब अपेंडिसाइटिस का जो पेन होगा उसमें आपको अम्ब्लाइकल रीजन के अंदर आपको पेन होता है. एंजाइना पेक्टोरिस आपको आर्म के अंदर होगा या फिर जॉ में होता है. एओर्टिक एन्युरिज्म का आपको बैक पे पेन होता है, कमर में दर्द होता है. जो डायफ्राम या गॉल ब्लैडर का पेन होता है वो आपको शोल्डर के अंदर होता है, दैट इज फ्रेनिक नर्व इज इन्वॉल्व, जिसमें आपकी C2 C3 C4 नर्व इन्वॉल्व होती है. पेंक्रियाटाइटिस में आपकी जो है वो बैक पे पेन होता है. अब वेग इनिशियल रेफर्ड पेन फॉर अपेंडिसाइटिस, आपका जो पहला जो वेग पेन होगा अपेंडिसाइटिस की वजह से वो आपको अम्ब्लाइकस के अराउंड होता है. अपेंडिसाइटिस का जो पहला वेग पेन होता है वो आपको अम्ब्लाइकस के अराउंड होता है. अब रेफर्ड पेन जो अपेंडिक्स का होता है वो T10 के लेवल के ऊपर होता है. अगर एक पेशेंट को बैक में पेन हो रहा है और उसकी मीडियल साइड ऑफ द काफ में पेन हो रहा है, मीडियल मैलुलस पे पेन हो रहा है, तो डर्मेटोम आपका L4 इन्वॉल्व होता है. L4 इन्वॉल्व होगा अगर आपको बैक पेन हो रहा है, साथ आपकी काफ का मीडियल साइड पे पेन हो रहा है और आपकी मीडियल मैलुलस पे पेन हो रहा है. जो फ्रेनिक नर्व जब इरिटेट होती है तो पेशेंट को शोल्डर टिप पे पेन होता है. अब एक 22 ईयर ओल्ड स्टूडेंट था, वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको पढ़ते हुए पेन होता है. विच नर्व शुड बी कट टू रिलीव द पेन, तो आपने C2 को कट कर देना होता है पेन को रिलीव करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था नेक की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पे C2 इन्वॉल्व होता है. C1 C2 इन्वॉल्व होता है नेक की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के ऊपर, तो पढ़ते हुए आपकी नेक फ्लेक्स करती है तो उसके हम C2 को कट कर देंगे ताकि उसका पेन रिलीव हो जाए. जब आपके डायफ्राम की इरिटेशन होती है तो पेन आपका शोल्डर और नेक में जाता है. जो पेन होता है आपको टिप ऑफ शोल्डर के ऊपर वो C3 C4 और C5 से जाता है. शोल्डर पेन आपका रेफर्ड होता है, गाल ब्लैडर का पेन बेसिकली आपके शोल्डर पेन में जाता है. जो डायफ्राम का पेन होगा वो आपको टिप ऑफ शोल्डर के ऊपर जाता है और जो गाल ब्लैडर का पेन होता है वो आपके पूरे शोल्डर में जाता है. जो गाल ब्लैडर पेन होगा इज रेफर्ड फ्रॉम टू द टिप ऑफ शोल्डर विया द पेराइटल पेरिटोनियम सेंसेशन ऑफ द सर्वाइकल डर्मेटोम. सर्वाइकल डर्मेटोम की जो पेराइटल पेरिटोनियम होता है उसकी सेंसेशन की वजह से आपको शोल्डर में पेन होता है. एक पेशेंट है उसको रोड ट्रैफिक इंजरी हुई है एट द लेवल ऑफ T10, ऑन एग्जामिनेशन उसको पेल है, उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो गया है, ऑर्गन लाइकली जो डैमेज होगा वो स्प्लीन डैमेज हो गई है. अगर एक पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो, पेल हो जाए, तो उसकी स्प्लीन डैमेज हुई होगी. अब यहाँ पे है कि कौन सा जो साइनेप्स होता है वो आपको एओर्टिक को रीनल गैंग्लियन में होता है. T9 T11 साइनेप्सिस होते हैं. T9 T11 साइनेप्सिस होते हैं आपके एओर्टिक को रीनल गैंग्लियन में. जब हम लंबर सिंपैथेक्टमी करते हैं तो कौन से गैंग्लियन को हम सेव रखते हैं? L1 को हम सेव करते हैं. जो राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम होता है वो अराइज करता है L1 L2 L3 से. जो टोसिस होगी अगर आपको ट्रॉमा के बाद जो आपकी लीजन होगा वो T1 और T4 के लेवल के ऊपर लीजन होगा. T1 से T4 के लेवल के ऊपर लीजन होगा जिसकी वजह से आपको टोसिस डेवलप हो जाती है ट्रॉमा के बाद. अब एक पेशेंट डेवलप हुआ है, कंप्लेन कर रहा है. अब एक पेशेंट आया है वो कंप्लेन कर रहा है कि उसकी मीडियल आर्म के ऊपर नमनेस है और साथ उसकी स्मॉल मसल ऑफ द हैंड की एट्रोफी होगी, तो उसकी क्या होगी, उसके अंदर सर्वाइकल रिब होगी.
जो एसेसरी सर्वाइकल रिब होती है वो नमनेस कराती है, पेन कराती है हैंड के अंदर, और साथ आपका कंप्रेशन कर देती है ब्रेकियल प्लेक्सस के T1 पार्ट का, इसलिए आपके स्मॉल मसल ऑफ द हैंड की एट्रोफी हो जाती है और आपको मिडिल आर्म में नमनेस होती है। अब एक पेशेंट है, उसकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के ऊपर स्पाइन वाज फाउंड क्रॉसिंग द सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, व्हिच वर्टिब्रा इट कुड बी। ये आपको एक स्पाइन नजर आ रही है जो कि क्रॉस कर रही है सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड को, तो कौन सा वर्टिब्रा हो सकता है? C7 हो सकता है, क्योंकि जब आपको स्पाइन नजर आएगी तो इसका मतलब है कि आपका C7 वर्टिब्रा होगा। C7 की आपकी लॉन्गेस्ट स्पाइन होती है।